ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਕਿ ਲਾਈਫ ਬੇਸਡ ਹੈ। ਲਾਈਫ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਫਸ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸੋਚਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇੱਦਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਸ ਜੇ, ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਨਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੇਖਣਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਆਜੋ ਦੋਸਤੋ, ਵੀਡੀਓ ਕਰਦੇ ਸਟਾਰਟ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਨੇ ਚੈਨਲ ਤੇ, ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਹੈਗਾ 72 ਡੇਜ਼ ਸਰਵਾਈਵਲ ਅਗੇਂਸਟ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ। ਸੋ ਆਜੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਮਤਲਬ 72 ਡੇਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕੀਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, आजो करते हैं वीडियो स्टार्ट, बाकी गलबात करेंगे बाद। दुनिया की सबसे लंबी माउंटेन रेंज के ठीक इस पॉइंट पर आज से 52 ईयर्स पहले एक प्लेन सीधा पहाड़ से जा टकराया था। हैरत की बात तो ये थी कि प्लेन टकराने के फौरन बाद कहीं गायब हो गया। ये 8,900 किलोमीटर लंबी साउथ अमेरिका की एंटीज माउंटेन रेंज है, जहां 15,000 फीट ऊंचे पहाड़, नाकाबिले बर्दाश्त ठंड और खामोशी के अलावा कुछ नहीं मिलता। कई दिनों तक जब जहाज का ना मलबा मिला ना ही कोई डेड बॉडीज, तो अथॉरिटीज के सामने ये बात क्लियर हो गई कि अब कोई पैसेंजर नहीं बचा होगा। लिहाजा उन्होंने सर्च ऑपरेशन बंद करने का ऐलान कर दिया। न्यूज मीडिया में भी अगले कुछ दिनों तक प्लेन क्रैश की बातें चलती रही और उसके बाद सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता वापस नॉर्मल होने लगा। लोग अब इस हादसे को भूल ही चुके थे, लेकिन इस हादसे के करीब 2.5 महीनों के बाद, एग्जैक्टली 72 डेज के बाद, अथॉरिटीज को गायब हुए प्लेन की तरफ से एक मैसेज रिसीव हुआ। ज़ेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, ये यूरोगॉय एयरफोर्स की फ्लाइट 571 थी, जिसने रियल लाइफ में एक चमत्कार, एक मौजज़ा करके इतिहास में हमेशा के लिए अपना नाम लिखा है। 12 अक्टूबर 1972 को ये फ्लाइट यूरोगॉय के कैपिटल मॉन्टेविडियो से उड़ान भरती है। जहाज में रग्बी के प्लेयर्स थे, जिनको मॉन्टेविडियो से चिली के कैपिटल सैंटियागो तक एक मैच खेलने जाना था। रग्बी प्लेयर समेत जहाज में टोटल 40 पैसेंजर्स और 5 क्रू मेंबर्स मौजूद थे। टेक ऑफ के बाद अभी जहाज अर्जेंटीना के ऊपर ही पहुंचा था कि अचानक मौसम की खराबी की वजह से उनको अर्जेंटीना के शहर मेंडोजा में लैंड करना पड़ा। कैप्टन ने सुन के मैंने इदा कोई लगता पिया कि ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ मूवी भी हैगी है ना, शायद ਅਸੀਂ मूवी देखी है। ਉਹਦਾ मूवी ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ मूवी ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਵੀ ਕਾਫੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀਡੀਓ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੂਵੀ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਤੇ ਦੇਖੀ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਮੂਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹੀ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਮ ਥੋੜਾ ਦਿਮਾਗ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈ ਮੂਵੀ ਦਾ ਨਾਮ। ਸੋ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ। ये फैसला इस वजह से किया क्योंकि अर्जेंटीना और चिली के दरमियान दुनिया की सबसे ऊंची एंडीज माउंटेन रेंज दीवार बनकर खड़ी है। यहाँ के ऊंचे पहाड़ वैसे ही काफी खतरनाक हैं और मौसम की खराबी में इनके ऊपर से गुजरना खतरे से खाली नहीं था। पायलट का प्लान था कि एक रात मेंडोजा में ही गुजारी जाए और फिर अगले दिन मौसम ठीक होने पर एंडीज के पहाड़ों को पार किया जाए। पर क्या मालूम था पायलट और तमाम पैसेंजर्स को कि अगले दिन उन पर कौन सी मुसीबत टूटने वाली है। अगले दिन यानी फ्राइडे 13 अक्टूबर को फ्लाइट 571 ने मेंडोजा से टेक ऑफ किया। मैप पे देखा जाए तो मेंडोजा और उनकी मंजिल सैंटियागो के बीच सिर्फ 180 किलोमीटर का फासला है, लेकिन इन 180 किलोमीटर में सिर्फ एंडीज की 15,000 फीट ऊंची पीक्स हैं। लिहाजा फ्लाइट का प्लान रूट कुछ इस तरह का था कि पहले जहाज मेंडोजा के साउथ में जाएगा, अपनी हाइट गेन करेगा और फिर प्लेंचोन पास के बराबर पहुंचकर एंडीज की तरफ टर्न करके इन खतरनाक पहाड़ों को क्रॉस करेगा और फिर चिली के शहर कुरिको से दोबारा टर्न करके सीधा सैंटियागो पे जाकर लैंड करेगा।
फ्लाइट 571 के पायलट ने इसी रूट पर 50 के करीब फ्लाइट्स कंप्लीट कर रखी थी, लिहाजा उनको अपने आप पर काफी भरोसा था। मेंडोजा से टेक ऑफ करते ही प्लान के मुताबिक जहाज साउथ की तरफ रवाना हुआ। जहाज की हाइट गेन करने के दौरान पायलट ने नोटिस किया कि बादलों की एक मोटी लेयर ने नीचे का सारा मंजर छुपा दिया है। अब इस कंडीशन में पायलट ने कंट्रोल टावर से राब्ता जोड़ लिया, जो रडार पे देखकर रेडियो के जरिए पायलट को उसकी लोकेशन बताते रहेंगे। कंट्रोल टावर के अलावा एक और तरीके से भी पायलट अपनी लोकेशन का अंदाजा लगा सकते हैं। इसमें एयरक्राफ्ट की आखिरी नोन लोकेशन को मद्देनजर रखते हुए एयरक्राफ्ट की स्पीड के जरिए कैलकुलेशन करके अपनी करंट लोकेशन का अंदाजा लगाया जाता है। इस तरीके को एविएशन की जबान में डेड रेकनिंग कहा जाता है। जैसे ही फ्लाइट 571 प्लेंचॉन पास के पैरेलल पहुंच गई तो उन्होंने राइट टर्न ले लिया। अब ये 18,000 फीट की ऊंचाई पर एंडीज के पहाड़ों के ऊपर से गुजर रहे थे। ऊपर नीला आसमान और नीचे सफेद बादल। पायलट पूरी तरह से सैंटियागो एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर पे डिपेंडेंट था। जैसे ही वो प्लेंचॉन पास के करीब पहुंचे तो फ्लाइट 571 कंट्रोल टावर के रडार से गायब हो गई। ये एक नॉर्मल बात थी क्योंकि पहाड़ों की वजह से रडार के सिग्नल्स बहुत कमजोर थे। इस मौके पर को पायलट ने डेड रेकनिंग के जरिए अपनी लोकेशन कैलकुलेट की और 3:21 पे सैंटियागो कंट्रोल टावर को रेडियो किया कि हम 1 मिनट के बाद चिली के शहर कुरिको के ऊपर पहुंच जाएंगे और उनसे अपनी ऊंचाई कम करने की परमिशन मांगी। अब नॉर्मली प्लेंचॉन पास से कुरिको तक पहुंचने में जहाज को 11 मिनट लगते हैं, लेकिन उन्होंने ये फासला सिर्फ 3 ही मिनटों में कवर कर लिया था। ये चीज कंट्रोल टावर में बैठे स्टाफ को कुछ समझ नहीं आई, लेकिन क्योंकि उनके पास भी फ्लाइट 571 रडार पे शो नहीं हो रही थी, इसी वजह से उन्होंने एयरक्राफ्ट को डिसेंड करने की परमिशन दे दी। पर उनको इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि असल में को पायलट ने जहाज की जो लोकेशन कैलकुलेट की थी वो गलत थी। पायलट समझ रहा था कि वो कुरिको के ऊपर है, लेकिन असल में वो उस वक्त प्लेंचॉन पास क्रॉस कर रहे थे। एक बहुत बड़ी तबाही फ्लाइट 571 का इंतजार कर रही थी। कंट्रोल टावर से परमिशन मिलते ही पायलट ने राइट टर्न किया और जहाज की हाइट भी कम करना शुरू कर दी। शुरू में उनको खतरनाक टर्बुलेंस का सामना करना पड़ा, लेकिन जब उन्होंने सफेद बादलों की लेयर को क्रॉस किया तो क्या देखते हैं कि उनके सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा है। जी हाँ, इस पॉइंट पे पायलट को अंदाजा हुआ कि असल में वो अभी तक एंडीज में ही मौजूद है। पायलट ने दोबारा एल्टीट्यूड गेन करने के लिए पूरी जान लगा ली। प्लेन की नोज अब आसमान की तरफ हो चुकी थी, लेकिन अफसोस कि शायद ये चीज थोड़ा पहले कर ली जाती। फ्लाइट 571 की टेल पहाड़ की चोटी से टकराई और जहाज से अलग हो गई। इस वक्त ये पहाड़ पूरी तरह बर्फ से ढका हुआ था। बिना टेल और विंग्स के फ्लाइट 571 का फ्यूजलाज बर्फ में स्लाइड करता सीधा नीचे की तरफ आया और इस पॉइंट पर आकर रुक गया। क्रैश की वजह से 12 पैसेंजर्स मौके पर ही दुनिया से जा चुके थे, खास तौर पर वो लोग जो जहाज के पिछले हिस्से में मौजूद थे। मौजूदी तौर पे प्लेन के फ्यूजलाज में 33 पैसेंजर्स की जान तो बच गई, लेकिन उनको काफी चोटें लगी थी। टेल अलग हो जाने की वजह से प्लेन का पिछला हिस्सा खुला हुआ था और उसमें से जबरदस्त ठंड अंदर आ रही थी। ये इस वक्त 11,500 फीट की ऊंचाई पर एंडीज में फंस चुके थे, जहां का टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस था। बाहर निकलते साथ ही जहां तक उनकी नजर जा रही थी, बर्फ से ढके ਇਹ ਉਹੀ ਮੂਵੀ ਦੇ ਸੀਨ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਹੀ ਮੂਵੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਮੂਵੀ ਦੇਖੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਤੇ 3 ਵਾਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭ ਲੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਟੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉੱਪਰੋਂ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਵੀ ਦਿਖਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਰਵਾਈਵ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਬਚ ਜਾਣ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਅੱਗੇ ਕੀ ਦੱਸਦੇ। ਲਾਸਟ 'ਚ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਬਚਦੇ ਨੇ। ਦੇਖਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬਚਦੇ। पहाड़ ही नजर आ रहे थे। सबसे पहले उन्होंने अपने साथियों की बॉडीज को बर्फ में दफना दिया।
ادھر پلین کریش کی خبر نے چیلین اتھارٹیز کو الرٹ کر دیا تھا، پر ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ اصل میں ارجنٹینا میں ہی کریش ہوئے تھے۔ بنا ٹائم ضائع کیے انہوں نے سرچ آپریشن اسٹارٹ کیا، جس میں 4 ایئر پلینز نے حصہ لیا تھا۔ صبح سے لے کر شام تک سسپیکٹڈ ایریا کو سرچ کرنے کے دوران ان کو نہ ہی کوئی پلین نظر آیا اور نہ ہی کوئی ملبہ۔ یہ ایک بہت ہی مشکل سرچ آپریشن تھا، کیونکہ نیچے سارے پہاڑ برف کی وجہ سے لائٹ کو ریفلیکٹ کر رہے تھے۔ اس سرچ آپریشن میں یوروگوائے اور ارجنٹینا نے بھی حصہ لیا، اور اب ٹوٹل 11 ایئر کرافٹس پورا دن فلائٹ 571 کو ڈھونڈنے میں گزار دیتے۔ ادھر کریش سائٹ پہ بچے ہوئے پیسنجرز کے اوپر سے کئی بار ریسکیو پلین گزر کر گئے، لیکن ان کے لاکھ اشارے دینے کے باوجود بھی ریسکیو پلینز کی نظر ان پر نہ پڑ سکی۔ بعد میں انہیں ایک لگیج میں سے لپسٹک ملی، جس سے انہوں نے پلین کے فیوزلاج کے اوپر بڑا بڑا SOS لکھ دیا۔ لگیج بیگ سے برف پر کراس بھی بنایا، لیکن ریسکیو پلینز کی نظر پھر بھی ان پر نہیں پڑ سکی۔ ٹوٹل 8 دنوں تک سرچ آپریشن چلانے کے بعد ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਲੱਭਦੇ ਪਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਏਰੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। 1 अक्टूबर 1972 को तमाम पैसेंजर्स को डेड डिक्लेयर करके सर्च ऑपरेशन खत्म कर दिया गया। 11वें दिन क्रैश साइट पे मौजूद पैसेंजर्स को कॉकपिट में ही एक रेडियो मिला, जिसको ट्यून करके उन्होंने खबर सुनी कि उनको ढूंढने के लिए चलाया जाने वाला सर्च ऑपरेशन अब बंद कर दिया गया है। जहां वो लोग पहले ही इतनी मुसीबत में थे, वहीं ये खबर उनको मजीद अफसोस में डाल गई। अपने बचने की जो आखिरी उम्मीद नजर आ रही थी, वो भी खत्म हो चुकी थी। पहले हफ्ते में ही 5 और पैसेंजर्स जख्मों की वजह से जान से हाथ धो बैठे। अब क्रैश साइट पे सिर्फ 28 पैसेंजर्स बचे थे। उन्होंने जहाज के मलबे और लगेज को इकट्ठा करके प्लेन के फ्यूजलाज को बंद किया, ताकि ठंड से बचा जा सके। उन्होंने कॉकपिट के प्लास्टिक वाइजर को काट कर अपने लिए ग्लासेस भी बनाए, जो कि बर्फ से रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट से कुछ हद तक बचा रहे थे। सीट कवर्स को गरमाइश के लिए इस्तेमाल किया और सीट के कुशन से स्नो शूज बना दिए। इस वक्त तक उनके पास खाने के लिए 8 चॉकलेट बार्स, 3 जैम के जार्स, कुछ ड्राई फ्रूट्स और गिनी चुनी पानी की बोतलें थी। पहला हफ्ता तो उन्होंने बड़ी मुश्किल से ये खाना आपस में डिवाइड करके खा लिया, लेकिन जब ये तमाम चीजें भी खत्म हो गईं, तो उन्होंने कपड़े और कॉटन को खाना शुरू कर दिया, जिससे वो मजीद बीमार पड़ने लगे। एंडीज के इस हिस्से में उनको एनर्जी के लिए कोई ਕੱਪੜੇ ਕਿਦਾਂ ਕੋਈ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਪਰ ਅੰਦਰ ਕਿੱਦਾਂ ਨੰਗੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ। ਉਹੀ ਨਾ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੰਨਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਖਾਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਐਕਸਟਰਾ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਆ ਗੱਲ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੱਪੜੇ ਕਾਟਨ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ। ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਅੱਗੇ। चीज दिखाई नहीं दे रही थी, और ऊपर से वो जिस रिच पर क्रैश हुए थे, ना वहां से उतरना पॉसिबल था और ना ही ऊपर की तरफ हाइक करना। इस दौरान पैसेंजर्स की हालत ये थी कि इनका बॉडी वेट 40% तक कम हो चुका था। आखिर जब उनको कुछ समझ नहीं आया, तो उन्होंने अपने मरे हुए साथियों के बॉडी पार्ट्स खाना शुरू कर दिए। जाहिर है ये फैसला बहुत ही मुश्किल था, लेकिन भूख प्यास और कमजोरी ने उनको ये कदम उठाने पर मजबूर कर दिया था। क्रैश के 17 दिनों के बाद 29 अक्टूबर को अचानक रात के वक्त एवलांच आया और उसने फ्यूजलाज पर बुरी तरह हमला किया। बर्फानी तोदे की स्पीड इतनी तेज थी कि पूरा फ्यूजलाज अंदर तक बर्फ से भर गया। इस हादसे में 9 सर्वाइवर्स मारे गए। बचे हुए 19 लोगों के हाथ जो कुछ लगा, उन्होंने उससे बर्फ को हटाया और ऑक्सीजन के लिए जगह बनाई। दिन गुजरते जा रहे थे, सर्वाइवर्स की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। एक एक करके सारे मौत की नजर हो रहे थे और बचे हुए अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे। 12 दिसंबर यानी क्रैश के 60 दिनों के बाद तक 3 और सर्वाइवर्स जिंदगी की बाजी हार गए। अब पीछे बचे 16 लोगों के पास सिर्फ 2 ऑप्शंस थे।
या तो वो अपने बचे हुए दिन गिनना शुरू कर दें या फिर हिम्मत करके वेस्ट में मौजूद इस वर्टिकल क्लिफ को कैसे भी करके हाइक कर ले। 12 दिसंबर 1972 को 3 रग्बी प्लेयर्स पराडो, कनीसा और विजेंटीन ने वेस्टर्न पीक को हाइक करने का इरादा किया, इस उम्मीद में कि पहाड़ की दूसरी साइड ग्रीन वैली होगी जहां से शायद कोई मदद मिल सके। ये एक बहुत ही तकलीफ देने वाली हाइक थी क्योंकि ना ही उनके पास प्रोफेशनल गियर्स थे और सबसे बढ़कर टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस था। उन्होंने हाथ से बनाए हुए स्लीपिंग बैग्स और जहाज की सीटों से बनाए हुए गर्म कपड़े लपेटे और हाइक पे निकल गए। पूरे 3 दिन तक लगातार हाइक करने के बाद जब वो आखिरकार पहाड़ की चोटी पर पहुंचे तो क्या देखते हैं कि पहाड़ की दूसरी साइड पर भी ऐसे ही बर्फ से ढके पहाड़ हैं। यहाँ भी ना हरियाली थी और ना ही जिंदगी के आसार। खाने की शॉर्टेज की वजह से एक जना वापस क्रैश साइट पे चला गया। पराडो और कनीसा मदद की तलाश में पहाड़ की दूसरी साइड पर डाउन हिल चल पड़े। अगले 10 दिनों तक ट्रैकिंग करने के बाद और 61 किलोमीटर्स का सफर बुरी हालत में गुजारने के बाद आखिरकार वो एक वैली में पहुंचे जहां पर हरियाली थी, जानवर भी थे और नदी भी बह रही थी। सबसे पहले उन्होंने नदी से पानी पिया, तभी उनको नदी के उस पार घोड़े पर एक शख्स दिखाई दिया। नदी के शोर की वजह से वो अपना पैगाम उस शख्स तक नहीं पहुंचा पा रहे थे। घोड़े पर बैठे उस लोकल को आइडिया आया और उसने एक कागज और पेन को पत्थर में लपेटकर नदी के उस पार फेंक दिया। पराडो और कनीसा ने उस कागज पर सारा माजरा लिखा और वापस फेंक दिया। वो शख्स घोड़ा भगाता हुआ ये लेटर चिलियन अथॉरिटीज तक लेके गया। पहले तो उनको यकीन नहीं आया कि 2.5 महीने गुजर जाने के बाद भी प्लेन क्रैश के सर्वाइवर्स अभी तक जिंदा कैसे हो सकते हैं, लेकिन अथॉरिटीज ने फौरन पहले पराडो और कनीसा को रेस्क्यू किया और उनकी मरहम पट्टी करने के बाद उनसे तफसील में इंटरव्यू लिया। 22 दिसंबर 1972 को यानी क्रैश के 72 डेज के बाद 3 हेलीकॉप्टर्स पराडो और कनीसा की निशानदेही पर क्रैश साइट तक पहुंचे। पहाड़ की ये ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ 3 ਜਣੇ ਗਏ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਖਾਣੇ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ, ਹੈ ਨਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ, ਹਿੰਮਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੇ ਬੰਦਾ ਫਸ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਆਏਗਾ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਏਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਇੰਨੇ ਦਿਨੋਂ ਵੀ, ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ट्रैकिंग करनी 10-20 दिन ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ट्रैकिंग। फाइनली वो पहुंच ਜਾਂਦੇ ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਨਾ। आजो के देखते हैं। देखकर पायलट भी हैरान रह गया कि इन 2 रग्बी प्लेयर्स ने बिना किसी गियर और एक्सपीरियंस के ये पहाड़ कैसे सर किया होगा। आखिरकार फ्यूजलाज में मौजूद तमाम सर्वाइवर्स को रेस्क्यू कर लिया गया और उनके मरे हुए साथियों को वहीं पर एक बड़ी कबर खोदकर दफन कर दिया गया। उस कबर के ऊपर कुछ पत्थर रखकर एक मेमोरियल बनाया गया जो उसी हालत में आज तक वहां पर मौजूद है। ये मेमोरियल आज भी हमें याद दिलाता है कि अगर इंसान हिम्मत नहीं हारे तो बड़ी से बड़ी मुसीबत को हरा सकता है। ये तो बड़ी खौफनाक चीज सी एक ना। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਕਵਰਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਰ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਰੇਡੀਓ ਬਣਾਇਆ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਲੱਭਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਪੋਸੀਬਲ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਤੇ ਉਹ ਬਚ ਸਕਣ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਪੜਾ, ਕੋਟਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਧਾ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਇਹ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੈਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਾ ਬਚੇ, ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਜਾਨ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਲਾਗੇ ਮਾਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਰੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਠੰਡ ਬਰਫ਼ ਸੀ ਨਾ, ਬਰਫ਼ 'ਚ ਫਸੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੇ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੋਰੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਰੀਅਲ 'ਚ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮੂਵੀ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਆਲਰੇਡੀ। ਮੂਵੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਕੀ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਇਹੀ ਸੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਇਹੀ ਫਲਾਈਟ।
ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੀਡੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਓ ਕਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕੰਟੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੀ ਪਿਆਰ ਦਿਓ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਲਾਈਕ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਸੋ ਲੋ ਵੀ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।